हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। सो हम लोग थर्ड वीडियो लेसन है ये हमारा अर्ली डेवलपमेंटल स्टडीज इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। अभी हम लोग एक्सिस फॉर्मेशन देख रहे थे। सो एक्सिस फॉर्मेशन में हमने क्या चीज़ें कवर करी है, हमने देखा कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर ब्लास्टोडर्म इसमें एक्सिस फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाता है, जिसमें कहा कि एक्सिस फॉर्मेशन के लिए 3 ऑर्गेनाइजिंग सेंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिसके लिए हमने कहा कि 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये जीन भी कैसे हैं, ये हमारे मैटरनल जीन है। सो बीकॉइड और जो हंचबैक है ये जीन रिस्पॉन्सिबल है एंटीरियर एक्सिस फॉर्मेशन के लिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन mRNA का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। इनसे जो प्रोटीन बनता है उन प्रोटीन ग्रेडियंट से ही हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन इनिशिएट होता है। फिर हमने पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की बात करी, जिसके लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नैनोस और हमारा कॉडल प्रोटीन के लिए जो जीन कोड करता है वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में हमारे मेनली 2 mRNA आते हैं, नैनोस mRNA और कॉडल mRNA। थर्ड हमने टर्मिनल बाउंड्री जीन की बात करी, जिसके लिए हमारा टोर्सो प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है और उससे हमारे 2 प्रोटीन बनने वाले हैं, एक्रोन और टेल्सन। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर जो बाउंड्री है, टर्मिनल बाउंड्री, उसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हमने कहा था कि मैटरनल इफेक्टर जीन है जिनकी वजह से, जिनके ग्रेडियंट की वजह से ड्रोसोफिला मैक्सिस का फॉर्मेशन होता है। और ये कुछ ग्रेडियंट में डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बीकॉइड हंचबैक के प्रोडक्शन को तो प्रमोट करता है, वहीं कॉडल के प्रोडक्शन को वो इनहिबिट करता है, ताकि जो एंटीरियर रीजन है उसमें बीकॉइड और हंचबैक का ही ग्रेडियंट रहे, क्योंकि इन्हीं दोनों के प्रोटीन की ग्रेडियंट की वजह से ही एंटीरियर एक्सिस बनेगा और फ्यूचर जो हमारा अडल्ट ऑर्गेनिज्म है या एम्ब्रॉय है उसमें हेड या थॉरेक्स का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली जो नैनोस प्रोटीन है जो पोस्टीरियर रीजन पर एक्यूमुलेटेड होता है, ये अपने कॉडल प्रोटीन का तो प्रोडक्शन प्रमोट करता है, वहीं हंचबैक के प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो हमने उसी के साथ बात करी थी टर्मिनल ग्रुप की, जिसे हम टॉर्सो प्रोटीन कह रहे हैं। टॉर्सो प्रोटीन जिसका फॉर्मेशन फॉलिकल सेल्स करती हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ग्रेडियंट टोटली डिपेंड करता है एक सेकेंड प्रोटीन पर, जिसे हम ग्रोचो प्रोटीन कह रहे हैं। ग्रोचो प्रोटीन का एक्सप्रेशन अगर हाई रहता है तो इसका एक्सप्रेशन हमारा इनहिबिट हो जाता है और इसीलिए ये सिर्फ कुछ इसका सिग्नल जो है, हमें सिर्फ इसका कुछ सिग्नल हेड रीजन पर एक्रोन प्रोटीन की फॉर्म में देखने को मिलता है, कुछ इसका पोस्टीरियर रीजन पर हमें इसका सिग्नल देखने को मिलता है टेल्सन प्रोटीन की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसी चीज को, जो अभी तक हमने 2 वीडियो लेसन्स में चीजें कवर करी है, उसको हम रिकैप भी कर लेते हैं और हमने म्यूटेशन केस भी यहाँ से स्टडी कर लेंगे, क्योंकि म्यूटेशन केस से मोस्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बीकॉइड प्रोटीन की। बीकॉइड प्रोटीन, जिसके लिए हमने अभी तक क्या चीजें समझी हैं कि बीकॉइड mRNA नर्स सेल सिंथेसाइज करती हैं। नर्स सेल्स हमारी ओवरी की सेल्स होती हैं और ये नर्स सेल्स, ये आप रेड कलर में देख पा रहे हो, ये बीकॉइड mRNA है और सिंथेसिस के बाद में ये एंटीरियर एक्सिस के ऊपर बीकॉइड mRNA को एक्यूमुलेट कर देती है। इस बीकॉइड mRNA का सिंथेसिस कब इनिशिएट होगा? सिंथेसिस इन द सेंस ट्रांसलेशन, यानी कि इससे प्रोटीन कब बनेगा? जब हमारा एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो ओ साइड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस हमारा पोस्टीरियर एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारी पॉल सेल्स होती हैं और एंटीरियर एक्सिस की तरफ बीकॉइड का mRNA प्रेजेंट होता है। जब हमारे पास ओजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, रेड कलर में आपको यहाँ से अलग से दिख रहा है, हमारा बीकॉइड mRNA किधर प्रेजेंट होगा? एंटीरियर एक्सिस की तरफ, और जो न्यूक्लियस हमारा पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ प्रेजेंट था वो शिफ्ट होके एंटीरियर एक्सिस की तरफ आ जाता है। ठीक है, और ये जो एंटीरियर एक्सिस पर बीकॉइड mRNA का एक्यूमुलेशन है, उसके लिए 2 और जीन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं तो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से एक है हमारा शेलो प्रोटीन। ठीक है, इनकी वजह से ही, इनके एक्सप्रेशन की वजह से ही बीकॉइड mRNA एंटीरियर एक्सिस पर हमारा सस्टेन रह पाता है।
अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें पहले सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म बनती है, देन सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म बनती है। जब सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म वाली कंडीशन है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारी पॉल सेल है ना, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेकनली पॉल सेल बोला था, यहाँ पर पॉल सेल्स नहीं होती, ये हमारी फॉलिकल सेल्स होती हैं, और यहाँ हमारी क्या है, पॉल सेल्स है, क्योंकि पॉल सेल्स ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। सो माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। यस, सो हम सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म की बात कर रहे हैं। सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म जिसमें हमने कहा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी, साइटोप्लाज्म एक होगा, और इस सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म में भी आप ग्रेडियंट देख पा रहे हो। रेड कलर में जो ग्रेडियंट है ये हमारा बीकोइड प्रोटीन का ग्रेडियंट है, और पीछे जो येलो कलर में आपको ग्रेडियंट दिख रहा है ये कॉडल प्रोटीन का ग्रेडियंट है। सेलुलर ब्लास्टोडर्म में अगर हम देखिए, सेलुलर ब्लास्टोडर्म तक आते आते हमारा इस रीजन के अंदर क्या होगा, एंटीरियर जो रीजन है उसमें बीकोइड प्रोटीन का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, उस वजह से हंचबैक प्रोटीन का भी एक ग्रेडियंट बन जाता है। और आपको पता है कि जो बीकोइड हंचबैक प्रोटीन है ये हमारे मैटरनल इफेक्टर जीन है। मैटरनल इफेक्टर जीन बाद में हमारे जायगोटिक जीन और गैप रूल जीन्स जो है उनका एक्टिवेशन कराते हैं। तो सेलुलर ब्लास्टोडर्म तक हमारे हंचबैक और बीकोइड प्रोटीन गैप रूल जीन का एक्टिवेशन इनिशिएट कर देते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इसको हम अलग वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपने ग्रेडियंट स्टडी करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब इसमें स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होता है तो हंचबैक और बीकोइड से एंटीरियर एक्सिस बना था, और एंटीरियर एक्सिस से हमने क्या कहा था, एम्ब्रॉय के अंदर हेड और थोरेक्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हमारा वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म है और इसमें किसी तरीके की कोई म्यूटेशन नहीं है तो डेफिनेटली टेल्सन जो प्रोटीन है, हमने कहा था ना टर्मिनल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, उससे एक्रोन रीजन बनेगा एंटीरियर एक्सिस पर, टेल्सन प्रोटीन कहां पर होगा, पोस्टीरियर रीजन पर, बीच में हेड बनेगा, थोरेक्स बनेगा, देन एब्डोमेन बनना चाहिए। हेड और थोरेक्स किसकी वजह से बन रहा है, एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जिसमें बीकोइड और हंचबैक प्रोटीन की वजह से, है ना। अगर ये वाइल्ड टाइप है, इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स आगे हमारा एक्रोन है जो बाउंड्री बना रहा है, टर्मिनल बाउंड्री, फिर हेड, थोरेक्स, देन एब्डोमेन, और पीछे हमारा टेल्सन है ना। लेकिन इन केस अगर बीकोइड में डेफिशिएंसी आ गई या बीकोइड म्यूटेंट हो गया तो क्या होगा, हमने जो अभी तक चीजें पढ़ी है उससे हमें यही क्लियर हुआ है कि बीकोइड और हंचबैक क्या बना रहे हैं, एंटीरियर एक्सिस बना रहा है। बीकोइड प्रोटीन ही हंचबैक को रेगुलेट कर रहा है। अब मान लीजिए अगर हमारे जायगोट में से, जायगोट नहीं बोलेंगे, हम इसकी बात करें ब्लास्टुला में से, सेलुलर ब्लास्टुला में से अगर हमारा बीकोइड ही डेफिशिएंट हो गया, बीकोइड ही गायब हो गया, उसी का एलिमिनेशन हो गया, तो इन दैट केस ना तो हंचबैक का ग्रेडियंट रह पाएगा, है ना। हंचबैक क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा जो नैनोस है वो हंचबैक का सिंथेसिस इनहिबिट करता है, बीकोइड उसका सिंथेसिस प्रमोट करता था। अब बीकोइड तो है नहीं तो हंचबैक का सिंथेसिस तो हो नहीं पाएगा, और यही दोनों प्रोटीन थे जो एंटीरियर एक्सिस बना रहे थे, यानी हेड और थोरेक्स बना रहे थे। तो अगर बीकोइड की डेफिशिएंसी है मतलब हंचबैक प्रोटीन भी नहीं बन पा रहा है, और हंचबैक और बीकोइड दोनों ही नहीं है तो हेड और थोरेक्स तो बनेगा नहीं, और हेड और थोरेक्स अगर नहीं बन पा रहा है तो आप देख रहे हो पीछे हमारा कॉडल प्रोटीन का ग्रेडियंट था, और कॉडल के लिए हमने क्या कहा था कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो कॉडल हमारा यहां भी प्रेजेंट होगा, है ना, यहां भी प्रेजेंट है कॉडल का एमआरएनए। बीकोइड अगर हंचबैक नहीं है तो आराम से कॉडल का सिंथेसिस यहाँ पे हो पाएगा, कॉडल प्रोटीन बन पाएगा, और कॉडल प्रोटीन अगर यहाँ पे है तो ये रीजन भी एब्डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमें बीकोइड की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो हमारा जो एम्ब्रॉय है उसमें एक्सेस कैसा बनेगा, टेल्सन और एक्रोन रीजन भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक्रोन रीजन के एक्सप्रेशन के लिए भी, इस एक्रोन के एक्सप्रेशन के लिए भी हमें बीकोइड चाहिए। तो बीकोइड नहीं है तो ना तो ये एक्रोन यहाँ पर बन पाया, ना ही हमारा हेड बन पाया, ना ही थोरेक्स, क्या बना, टेल्सन बन गया, क्योंकि टेल्सन के एक्सप्रेशन के लिए नैनोस चाहिए होता है। तो यहाँ पर टेल्सन बना और बीच का जितना भी रीजन है वो सारा का सारा हमारा एब्डोमेन बन गया। दूसरी कंडीशन समझते हैं, यानी कि पोस्टीरियर एक्सिस पे जो हमारा नैनोस बैठा हुआ है उसकी कहानी समझिए। नॉर्मल कंडीशन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे उसके डेफिशिएंसी वाले स्टेट पर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा था कि नैनोस का जो एमआरएनए है, नर्स सेल उसको सिंथेसाइज करती है और सिंथेसिस के बाद उसको पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर एक्यूमुलेट करती है। इसका जो एक्यूमुलेशन है पोस्टीरियर एक्सिस पर वो किसकी वजह से, स्टाउफेन नाम की प्रोटीन की वजह से होता है। जैसे यहाँ पर शेलो नाम का प्रोटीन था हमारा जो बीकोइड को
एंटीरियर एक्सिस पर रख रहा था और इसमें हमारा स्टाफिन नाम का प्रोटीन है जो नैनोस के पोस्टीरियर एक्सिस पर डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो जब हमारा oogenesis कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, हमारा एग एंटीरियर एक्सिस की तरफ मूव कर जाता है और हमारा नैनोस का आरएनए कहां पर डिपॉजिट रहेगा, पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, जो आप यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में देख पा रहे हो। और ये चीज तो हमने पहले कह दी थी कि हमारा हंचबैक और कॉर्डल प्रोटीन कैसे है, यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म बनी, ये हमारी अगेन पोल सेल है और हम क्या देखते हैं, नैनोस प्रोटीन का पोस्टीरियर एक्सिस पर एक ग्रेडियंट बन जाता है। वही हंचबैक प्रोटीन का ग्रेडियंट कहाँ रहता है, एंटीरियर एक्सिस की तरफ। वो क्यों रहता है, क्योंकि बीकोइड प्रोटीन का ग्रेडियंट वहां पर बढ़ जाता है ना। अप टू द स्टेज ऑफ सेलुलर ब्लास्टोडर्म हम यहाँ पर ग्रेडियंट देखते हैं नैनोस का और कॉर्डल का, और जिसकी वजह से एक्टिवेशन होता है हमारे गैप रूल जीन्स का। उन गैप रूल जीन्स के हम बाद में बात करेंगे। अगर एक वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म है तो वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म में हमें क्या स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए, एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और टेल्सन, है ना। लेकिन अगर नैनोस के अंदर डेफिशिएंसी आ गई तो आपको पता है कौन सा रीजन नहीं बन पाएगा, हमारा एब्डोमेन रीजन नहीं बन पाएगा। एब्डोमेन रीजन अगर गायब हो गया तो हमें कौन से सिर्फ सेगमेंट देखने को मिलेंगे, एक्रोन बनेगा, हेड बनेगा, थोरैक्स बनेगा और टेल्सन बनेगा। यहाँ पर थोरैक्स रीजन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट को ओवरकम कर लेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा बीकोइड प्रोटीन है जो किसको बना रहा है, थोरैक्स को। और आपको पता है हंचबैक का एक्सप्रेशन पूरे इसमें होगा, जायगोट में होगा। क्यों होगा, अगर नैनोस नहीं है तो ये अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा, क्योंकि नैनोस हंचबैक के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रहा था। अब नैनोस ही डेफिशिएंसी हो गई है तो हंचबैक अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। हंचबैक अगर अपना एक्सप्रेशन शो करेगा तो जिस रीजन में हमें एब्डोमेन बनना चाहिए था उस रीजन में हमारा थोरैक्स रीजन बन जाएगा। क्लियर। तीसरा, अगर हमने टर्मिनल टोर्सो प्रोटीन की बात करें तो टोर्सो के लिए हमने क्या कहा था कि जो हमारा टोर्सो प्रोटीन है उसको फॉलिकल सेल सिंथेसाइज करती है और उसका कुछ रीजन एंटीरियर एक्सिस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ उसके पोस्टीरियर रीजन पर एक्यूमुलेट हो जाता है। जब oogenesis कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि जहां पर हमारा बीकोइड का प्रोटीन एक्यूमुलेटेड है उसके जस्ट ऊपर हमारा कुछ रीजन में टोर्सो प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाता है और सिमिलरली नैनोस के भी पोस्टीरियर रीजन के ऊपर टोर्सो प्रोटीन हमारा एक्यूमुलेट रहता है। जब इसमें सिंसीटियल कंडीशन आएगी, सिंसीटियल ब्लास्टोडर्म बनेगा, तो वही हम क्या देखते हैं कि हमारे जो न्यूक्लाई एंटीरियर एक्सिस पर लाई कर रहे हैं वो हमारा टोर्सो प्रोटीन का एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं और ऐसे पोस्टीरियर एक्सिस पर जो कुछ सेल्स हैं वो टोर्सो प्रोटीन का एक्सप्रेशन दिखाती है, जो ये शो कर रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा टोर्सो प्रोटीन भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ही हमारा एक्रोन और टेल्सन रीजन बनता है। तो अगर वाइल्ड टाइप है तो ऑफकोर्स हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टेल्सन बनना चाहिए। लेकिन अगर हमारा टर्मिनल जीन यानी कि टोर्सो प्रोटीन हमारा म्यूटेंट हो गया या फिर उसमें डेफिशिएंसी आ गई तो आपको पता है कि ये ना तो एक्रोन बन पाएगा ना ही टेल्सन बन पाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन ही देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हमारे कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि जो पोलैरिटी बन रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का, उसका रेगुलेशन हमारा कर कौन रहा है, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमें क्या कहता है कि हमने एग का लाइगेशन किया। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज पे एग का हमने लाइगेशन कर दिया। लाइगेशन इन द सेंस हमने उसको सेपरेट कर दिया, उसके एंटीरियर एक्सिस को हमने अलग कर दिया, पोस्टीरियर एक्सिस को अलग कर दिया। तो अगर हमारे पास इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं होता तो कायदे से तो एंटीरियर एक्सिस को भी और अलग ऑर्गेनिज्म बनाना था और पोस्टीरियर एक्सिस को भी अलग बनाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 हाफ डेवलप इनटू एंटीरियर एम्ब्रॉय एंड 1 हाफ डेवलप इनटू पोस्टीरियर एम्ब्रॉय, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की बजाय जो एंटीरियर एक्सिस हमने अलग किया था उसने सिर्फ एंटीरियर एम्ब्रॉय बनाया, पोस्टीरियर एक्सिस जो हमने अलग किया था वो उसने सिर्फ पोस्टीरियर एम्ब्रॉय बनाया, है ना। और दोनों में से किसी ने भी मिडिल सेगमेंट नहीं बनाया, मतलब दोनों हमें एंटीरियर एक्सिस के जीन भी चाहिए, पोस्टीरियर एक्सिस के जीन भी चाहिए मिडिल सेगमेंट को बनाने के लिए। ये चीज हमें क्या शो करती है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि कुछ ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बैठे हुए हैं हमारे एंटीरियर एक्सिस की तरफ, पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, जो ये चीज इनिशिएट कर रहे हैं कि किस रीजन को एंटीरियर एक्सिस बनाना है, एंटीरियर बॉडी बनानी है, हेड थोरैक्स बनाना है और किस रीजन
रीजन को एब्डोमेन रीजन बनाना है और जो मिड पोर्शन है उसके लिए कौन सा ग्रेडियंट काम करना है ना। तो इस चीज से हमें ये एविडेंसेस मिले कि कोई ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है जो इस ग्रेडियंट को मेंटेन करके रख रहा है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने क्या किया, व्हेन द आरएनए ऑफ द इंटीरियर ऑफ इंसेक्ट एग वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो इंसेक्ट का एग था, हमने कहा कि उसके अंदर आरएनए का एक्यूमुलेशन तो होता है, तो हमने कोई भी मेथड लगाया, हमने अल्ट्रावायलेट लाइट ली या आरएनएस ले लिया और इंसेक्ट के एग के अंदर जो आरएनएस एक्यूमुलेटेड थे यानी कि जो डिपॉजिट हो रखे थे, जो हमारी ओवरी से आए थे, नर्सेल ने बनाया और ओवरी से आए और वो कहां पर डिपॉजिट हो गए, उस साइट के अंदर, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमें क्या रिजल्ट मिला, द रिजल्टिंग एम्ब्रॉय लैक अ हेड एंड थोरेक्स। तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो एम्ब्रॉय है ना तो उसमें हेड बना ना उसमें थोरेक्स बना। Instead, these embryo develop two abdomen with a telson with mirror symmetry, telson abdomen abdomen telson. So इस चीज से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर काम कर रहे हैं इंसेक्ट के एग में, एक जो एंटीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा वो जो उसके पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मैटरनल इफेक्टर जीन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके म्यूटेशन केस समझ में आ गए होंगे। सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेसन अबाउट द गैप जीन और द पेयर रूल जीन। So stay tuned guys, and if you like this video please hit the like button and thank you so much for watching this video.